क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ केमिस्ट्री है। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता है तो आप केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखा हो। और उसके बाद अब हम चैप्टर को आगे प्रोग्रेस करते हैं। पर उसके पहले मैं कह दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरा डिटेल्ड कंटेंट आने वाला है यहाँ पे 10th बोर्ड्स में। बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन इतनी बढ़िया रहेगी अगर आप कंटेंट फॉलो करते रहोगे। और एक और बात कि टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, हम खुद आपके डाउट रिजॉल्व करेंगे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल के। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मेटल और नॉन मेटल है क्या। ठीक है, तो बेसिक आइडिया तो सबको पता ही है, लेकिन उसको कैसे वर्ड्स में लिखना है। वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं कि बताओ मेटल क्या है, बताओ नॉन मेटल क्या है। पर बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, नॉन मेटल कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और वो प्रॉपर्टीज कैसे हो सकते हैं, या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे या वो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे। तो इस वीडियो में हम उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले हम किसकी डिस्कस करेंगे? मेटल्स की। ठीक है, तो या तो हम इसको एक टेबल के वाइज में भी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, या तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं हम। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स से हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहले लिखा है मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स आर मेलिएबल, दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। metals can be beaten into thin sheets with a hammer without breaking। तो देखो, मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? कोई आपके पास चीज है, सामान है, उस पर आप हैमरिंग कर रहे हो, उस पर आप हथौड़ा मार रहे हो, तो वो चीज फ्लैट होते जाएगी। पहले इतना थिकनेस था तो वो चीज फ्लैट होगी, चपटा होगा, और चपटा होगा तो वो और इलोंगेट भी होता रहेगा। तो मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे आप किसी चीज को के शीट्स बना सकते हो, उसको हैमर कर करके। ठीक है, तो आपको क्या लगता है मेटल्स के पास मेलिएबिलिटी होती है? बिल्कुल होती है। मेटल्स का आप देखो एग्जांपल, जैसे कि खाना आप ले जाते हो लंच बॉक्स में। लंच बॉक्स में आप खाना ले जाते हो तो एल्यूमिनियम फॉइल आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो एल्यूमिनियम फॉइल का क्या है? वो एल्यूमिनियम की शीट्स ही तो शीट्स है जिसके अंदर आप खाना रैप कर रहे हो। तो अगर मेटल है जो कि एल्यूमिनियम, उसको हमने शीट्स में ड्रॉन किया है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मेलिएबल है। और यहाँ पे अगर आपके लिए ये जानना जरूरी है, जितने भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा वो प्रॉपर्टी कौन शो करता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, हाईलाइट कर दिया, गोल्ड एंड सिल्वर आर सम ऑफ द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर आपको याद रखना है कि सबसे अच्छे मेलिएबल मेटल है। सबसे अच्छे का मतलब क्या है? कि बहुत कम गोल्ड लोगे और उसको हैमरिंग करोगे तो बहुत बड़े शीट में ड्रॉन कर सकते हैं उसको। और सिल्वर के साथ भी यही है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल्स के बारे में भी लिखा हुआ है। सॉरी, एल्यूमिनियम फॉइल्स के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया एल्यूमिनियम फॉइल है, उसकी भी हम शीट्स बना रहे हैं। तो मेलिएबिलिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए, कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। ठीक है, विदाउट विदाउट ब्रेकिंग, ये जरूरी है। मतलब तोड़ तोड़ के अलग अलग पार्ट्स नहीं, उसको एज अ होल उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं शीट्स में। ये हो गई मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी। तो मेटल्स में तो मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये था। सेकंड प्रॉपर्टी हमें दिख रहा है एक वर्ड यहाँ पे, मेटल्स आर डक्टाइल। दैट इज मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। ठीक है, तो डक्टाइल क्या है? डक्टिलिटी क्या प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज का आप स्ट्रेच इतना कर दो कि वो एक वायर की फॉर्म में आ जाए। जैसे आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा है, तो ये कैसा आपको दिख रहा है? यहाँ पे स्ट्रेच किया हुआ है वायर्स की फॉर्म में, ऐसे वो बाउंड अराउंड है एक कॉइल के, मतलब कॉइल बन गया है। मेटल्स को हमने इतना ज्यादा स्ट्रेच किया है कि उसके वायर्स बन गए हैं। ठीक है, तो डक्टिलिटी आपको प्रॉपर्टी पता है, क्योंकि अगर आप कहीं से भी कोई इलेक्ट्रिकल वायर निकालो तो आपको मोस्ट ऑफ उसमें कॉपर की वायर्स दिखेंगी। तो कॉपर एक मेटल रहा होगा उनके पास, सपोज वायर जो बनाती है कंपनी, उनके पास इतना बड़ा कॉपर का ब्लॉक आया होगा, तो उन्होंने उसको स्ट्रेच कर करके उसका वायर बनाया है। तो मतलब क्या, स्ट्रेच किया है और उसको वायर में विड्रॉ किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डक्टिलिटी। डक्टाइल है वो मटेरियल। ठीक है, तो डक्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और यहाँ पे अगेन आपको ये जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट कौन शो करता है। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। मेलिएबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था? गोल्ड और सिल्वर इज मोस्ट मेलिएबल। डक्टिलिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं?
गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल, मतलब कि अगर बहुत कम गोल्ड लोगे, बहुत कम, तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि 1 ग्राम का अगर गोल्ड लोगे तो उसको 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में स्ट्रेच किया जा सकता है। सोचो 1 ग्राम गोल्ड इतना सा है, उसको स्ट्रेच करते जब बहुत ही फाइन वो थ्रेड बन जाएगा, वो 2 किलोमीटर लॉन्ग लेंथ तक वो जा सकता है। ठीक है, तो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी आई होप आपको क्लियर हो। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ये पूछते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हमेशा, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। और कॉपर और एल्यूमिनियम भी डक्टाइल है, जैसे मैंने आपको बताया कि वायर्स बनाने के लिए यूज होगा। तो खुद सोचो कि अगर आपको वायर बनाना है तो आप कैसा मटेरियल लोगे, वैसे ही मटेरियल लोगे जिसकी डक्टिलिटी ज़्यादा हो, ताकि कम मटेरियल में आपका लंबा वायर बने। पर गोल्ड को तो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम कॉपर यूज़ करते हैं वायर के लिए। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज हो गई, कौन कौन सी, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी पे आता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अब देखो जैसे कि अगर आपके पास कोई यूटेंसिल है जिसमें कुक करते हैं, जैसे कि आपके पास कुकर है, ठीक है, तो कुकर का आगे पॉट होगा और यहाँ पे हैंडल होगा, तो हैंडल पे तो बेकलाइट लगा होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है, तभी हम हैंडल को पकड़ लेते हैं। पर सपोज कोई कुकर है जिसका वो हैंडल का बेकलाइट निकल गया है, वहाँ पे कोई इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है, और तब आप कुकर के हैंडल को पकड़ोगे तो आपको गर्म लगेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, गर्म लगेगा। क्यों गर्म लगेगा? क्योंकि मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, और अगर सपोज वहीं पे वो मेटल के हैंडल की जगह वहां पे वुडन हैंडल रहता तो क्या आपको गर्म लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता गर्म। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसका यही पे एक एक्सपेरिमेंट है कि एक साइड से हम गर्म कर रहे हैं यहाँ पे, और दूसरे साइड पे हम थोड़ी देर बाद यहाँ पे वैक्स से यहाँ पे हमने नेल फिक्स किया हुआ है, तो इतने हीट ट्रांसफर होगा इस डायरेक्शन में, हीट ट्रांसफर होगा तो वैक्स पिघलेगा, नेल गिर जाएगा। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, और ये काफी जनरल चीज है, ये ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई के हिसाब से उसको पढ़ रहे हो, आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा इसको रियल लाइफ में कि मेटल्स की चीजें जल्दी हीट कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बेस्ट, अगेन जो मैं बता रहा हूँ आपको ये पता होना चाहिए सारी प्रॉपर्टीज में कि कौन सा बेस्ट है उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए। यहाँ पे लिखा है सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले हमने पढ़ा गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अब यहाँ पे पढ़ा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी आपको प्रॉपर्टी पता ही होगी, क्योंकि जो वायर्स हम जितने भी बनाते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, वो मेटल का क्यों बनाते हैं? नॉन मेटल का भी तो बना सकते थे। मेटल किस लिए बनाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पे केमिस्ट्री आती है, अभी तक हम जनरल और रियल लाइफ की बात कर रहे थे, पर यहाँ पे आपको केमिस्ट्री पता होना चाहिए कि क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो सपोज ये मेटल है, सपोज सोडियम है, ठीक है, तो आपको पता है सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम लूज कर देगा, अगर सोडियम लूज कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा? Na+। ठीक है, तो ये बनता है आयन, आयन बना। और जो आयनिक फॉर्म है, आयनिक फॉर्म कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक फॉर्म कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। तो कोई भी एटम अपने न्यूट्रल और नेचुरल फॉर्म में उसको कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, आयनिक फॉर्म में करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। Na, अगर मैं कह रहा हूँ कि Na+ बना है, Na+ आयन, तो मतलब क्या कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा नेबरिंग एटम से, वो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में जाएगी। आई होप आपको पता हो, अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन ये होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एक एक एटम से दूसरा एटम, एक आयन से दूसरा आयन में फ्लो कर रहा है, उस वजह से कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगेन आपको ये पॉइंट हम आते हैं, बेस्ट कौन सा है? सिल्वर मेटल। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बेस्ट होगा और हीट के लिए भी बेस्ट होगा। और कहाँ पे बेस्ट था? मेलिएबिलिटी में था अलॉन्ग विद गोल्ड, और डक्टिलिटी के लिए बेस्ट था गोल्ड। तो अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। 5वें प्रॉपर्टीज पे आते हैं, मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनी एंड कैन बी पॉलिश। ठीक है, तो मेटल अगर आपने देखा, अगर आपने गोल्ड देखा हो तो कैसा होता है? शाइनी होता है। लस्ट्रस मतलब क्या होता है? कि उसमें एक शाइन है, उस पे अगर आप देखोगे सरफेस पे तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो आपको एक शाइनी और काफी वो आपको स्टैंड आउट पता चलेगा कि अगर यहाँ पे कुछ कुछ चीज है और एक मेटालिक चीज है, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और शाइनी और लस्ट्रस अपीयरेंस होगा, उनका शाइनी सरफेस होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड और सिल्वर, तो वही मैं कह रहा था कि अगर आपने कभी जो न्यू ज्वेलरी आई होती है, अगर आप कभी वो देखो,
तो काफ़ी आपको शाइनी दिखेगा। बट थोड़े टाइम बाद क्या होता है, कि जो सरफेस है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, सरफेस पे ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि वहाँ पे एक लेयर बन जाती है मेटल ऑक्साइड की, और वो मेटल ऑक्साइड की लेयर उसकी लस्ट्रस प्रॉपर्टी को, शाइनी प्रॉपर्टी को कम करते जाते हैं। इसलिए अगर आप पुराने ज्वेलरी को उठाओ और नए ज्वेलरी को उठाओ तो आपको दोनों के शाइनिंग और लस्ट्रस प्रॉपर्टी में डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, तो इस वजह से दिखेगा। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में कैसे प्रॉपर्टीज, लस्ट्रस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये तो जेनरिक पॉइंट है वैसे, कि आपको पता है कि मेटल शाइनी होते हैं, नॉन मेटल शाइनी नहीं होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। तो जहाँ पे भी एक्सेप्ट आ रहा है ना, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, तो ये पॉइंट को तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में अगर 90% चीज ट्रेंड के अकॉर्डिंग जा रही है तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 10% चीज ट्रेंड के अगेंस्ट जा रही है, अगर 10% एक्सेप्शन है तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में हमेशा आपको एक्सेप्शंस को पकड़ना है। केमिस्ट्री में नॉर्मल ट्रेंड सबको पता होता है, पर क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं, वो एक्सेप्शन से बनाते हैं। तो ऐसे कह देंगे आपको, अगर एमसीक्यू दे दिया कि ये बताओ कि क्या सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, तो आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप कहोगे कि नहीं, ऑल मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि नाइफ से कट कर सकते हैं। ये देखो, सोडियम मेटल इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी इजीली कट विथ नाइफ, नाइफ से सोडियम को कट किया है। पर अगर आप कोई और मेटल लो, जैसे कि आयरन बार है, तो क्या आयरन बार पे ऐसे चाकू चलाएंगे तो कट जाएगा दोस्तों में? नहीं, उसके लिए हमें दूसरे मेथड्स अपनाने पड़ेंगे, मतलब कि क्या वो हार्ड होता है। ठीक है, तो दो एक्सेप्शन यहाँ पे हमने पढ़ा, सोडियम और पोटेशियम। हम नॉन मेटल्स की जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत एक्सेप्शन आएंगे, भर के आएंगे। तो आपको वो एक्सेप्शन पकड़ना है, बाकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है काफ़ी जेनरिक चीज़ है, ये सब आपको पता है कि मेटल हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है। चलो, डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी अगर नई प्रॉपर्टी थी तो आपको ये पता है कि मेटल हीट कंडक्ट कराता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, तो ये सब चीज़ें जनरल है। ठीक है, पर जो एक्सेप्शंस है वो है पढ़ने वाला पॉइंट, जो आपको, जिसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना है। तो सोडियम और पोटेशियम है यहाँ पे एक्सेप्शन। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी इजीली कट विथ नाइफ। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम। ये तो वही वाला पॉइंट हो गया, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, तो स्ट्रॉन्ग भी होगा। और सोडियम और पोटेशियम कट कर सकते हैं तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये कोई खास पॉइंट नहीं है। मेटल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। अब ये देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ठीक है, तो जितने मेटल होते हैं, जैसे कि कोई भी कॉमनली हम ले ले, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, सारे आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेंगे, पर एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो ये भी अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, मर्क्यूरी का वो आता है थर्मामीटर, थर्मामीटर के अंदर जो कॉलम होता है, जो हम रीडिंग ऐसे लेके देखते हैं कितना टेम्परेचर आ रहा है, उसमें क्या होता है, मर्क्यूरी तो होता है। और वो मर्क्यूरी कैसे फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात आती है, यहाँ पे बात आती है गैलियम की। गैलियम की जी है, गैलियम में क्या खास बात होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो अगर आप उसको पाम में रखोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। वैसे अगर उसको ठंडे जगह पे रखा है, ठंडे जगह पे रखा है तब तो वो सॉलिड रहेगा, पर अगर आप उसको पाम में रख दोगे तो पाम के भी हीट से मेल्ट हो जाएगा, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अगेन एक्सेप्शन आपको याद करना है। सोडियम एंड पोटेशियम आप देख रहे हो कि बाकी जो भी ट्रेंड जा रहा है मेटल का, उनसे अगेंस्ट है। कहाँ कहाँ पे देखा था, यहाँ पे अभी हमने देख लिया, और हमने देखा था कि हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो बाकी मेटल्स का तो हार्ड है। आप मेटल्स का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में टफनेस, ठीक है, और हार्ड, स्ट्रेंथ, ये सब आ रहा है। तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टफ और स्ट्रेंथ है तो उसको मेल्ट और बॉईल करना है, तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। तो जेनरिक चीज़ है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी मेटल्स की। हाई डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, ये होप आपको पता हो। डेंसिटी होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आपने फिक्स्ड वॉल्यूम कर दिया, जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है किसी मेटल का, और 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है किसी नॉन मेटल का, ठीक है, तो वॉल्यूम फिक्स कर दिया है और डेंसिटी कह रहे कि मेटल की ज़्यादा है, तो मास किसका ज़्यादा होगा यहाँ पे? यहाँ पे मास हो जाएगा मेटल का ज़्यादा, मास ज़्यादा होगा, मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। आप खुद ये सोच लो कि जैसे आयरन का कोई सॉलिड बार है, उसका आप पानी में ड्रॉप करोगे तो वो गिर जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा। पर वुडन है, नॉन मेटल है, वुड, वुड को अगर आप छोड़ोगे वहाँ पे तो फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी मेटल्स की ज़्यादा होती है।
heavy substance, ठीक है। sonorous, sonorous क्या चीज़ है? metals are sonorous, that is metals make sound when hit with an object। sonorous property है sound के, sound से है sonorous, ठीक है। तो sonorous देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए sound की बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे बेल का एग्जांपल दिया मेटल का, तो बेल का जब आप घंटी बजाते हैं हम, तो उसको हिट करते हैं मेटल को मेटल पे, तो बहुत तेज साउंड आती है, पर ऐसी प्रॉपर्टी नॉन मेटल नहीं शो करते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी है मेटल की, ठीक है। मेटल यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप अगर देख रहे हो कि यहाँ पे 12 पॉइंट है टोटल, तो आपको कम से कम 8 से 10 आपको पता होना चाहिए, 8 to 10 पॉइंट्स फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए along with क्या exception, along with exception, और सबसे बेस्ट सूटेड कौन सा होता है इस प्रॉपर्टी के लिए। जैसे हमने डक्टिलिटी के लिए पढ़ा था कि गोल्ड होता है, मेलेबिलिटी के लिए पढ़ा गोल्ड एंड सिल्वर, तो जो बेस्ट वाला कैटेगरी है ना कि दिस इज द बेस्ट मेटल, दिस इज द बेस्ट मेटल फॉर दिस प्रॉपर्टी, तो वो पता होना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें, 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक के लिए। 8 से 10 पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के, एक्सेप्शंस पता होने चाहिए, जैसे हमने हार्ड पढ़ा पर उसका एक्सेप्शन पढ़ा कि सोडियम और पोटेशियम हार्ड नहीं है, नाइफ से कट कर सकते हैं, एक्सेप्शन वाले पॉइंट। और बेस्ट कौन सा शो करता है ये, तो ये 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, क्योंकि हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया है, तो हमारे लिए नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि हमें सारे टर्म्स का मतलब पता है, और बस हमें कंपेयर करते हुए चलना है और मन में सोचते हुए चलना है, ठीक है। तो कंपेयर करते हुए चलना है। पहले हमने पढ़ा डक्टाइल और मेलिएबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे लिखा है नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, मतलब नॉन मेटल्स को हम हैमर से बीट करके शीट नहीं बना सकते। आप खुद सोचो, नॉन मेटल है, कार्बन का है, जैसे ग्रेफाइट है, पेंसिल की निब टूट गई, तो अब आप क्या उसको हैमर करोगे तो क्या वो शीट बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्या वो लीड टूट गई, आप उसको हैमर करोगे तो उसकी एक वायर बन सकती है? नहीं बन सकती है। मतलब मेलिएबल भी नहीं है और डक्टाइल भी नहीं है। आप उसको हैमर करोगे तो फाइन पीसेस में टूट जाएगा, ब्रेक्स इजीली, ठीक है। तो ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद आता है नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बात भी आपको पता है, पर यहाँ पे आपके लिए ये ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है कि नहीं करता, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है कार्बन का एक एलोट्रोप, कार्बन का एलोट्रोप है ग्रेफाइट। एलोट्रोप के बारे में भी हम पढ़ेंगे, आप ये समझ लो कि प्योर कार्बन है ग्रेफाइट के अंदर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो अगला चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। ग्रेफाइट जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो एक एक्सेप्शन है किसका, इस पॉइंट का, कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो ग्रेफाइट जो है वो आपका नॉन मेटल है, पर तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो इस बात का एक्सेप्शन हुआ ये, ठीक है। तो जनरली नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और ये बस ये एक्सपेरिमेंट है, पेंसिल के निप से भी आपको पता चल जाएगा ग्रेफाइट के पेंसिल के निप में, तो अगर आप कभी उसका इलेक्ट्रोड बना के सर्किट बनाओ तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ये इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है। अब हम आते हैं आगे कि नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं है, शाइनी नहीं है, ठीक है, डल है, पर यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आएगा। यहाँ पे एक्सेप्शन आता है इसका, आयोडीन का। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास लस्ट्रस अपीयरेंस है। आयोडीन का एक और ख़ास बात है कि आयोडीन सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। ज़्यादा आयोडीन हैलोजन है, आयोडीन 17th ग्रुप का है। आयोडीन जनरली हम सोचते हैं कि गैस होगा, पर आयोडीन का एक्चुअल होता है सॉलिड स्टेट। और ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जब हम रिएक्शन के आगे लिखते हैं कि कौन से स्टेट में है, फर्स्ट में है, सॉलिड में है, गैस में, तो मैंने आपको बताया था कि आयोडीन आपको हमेशा याद रखना है कि उसके आगे हम एस लिखते हैं, सॉलिड स्टेट में होता है जनरली, ठीक है। और क्या बता रहा था मैं, कि ग्रुप 17 का है, मतलब कि हैलोजन का है। कौन कौन से आते हैं इसमें, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, तो ये सब तो गैसियस है, पर आयोडीन सॉलिड है और उसके पास लस्ट्रस अपीयरेंस भी है, तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा यहाँ पे। और मैंने कहा एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयोडीन में लस्ट्रस कैरेक्टरिस्टिक है, बाकी नॉन मेटल्स में नहीं होता। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, फिर से एक्सेप्शन आया यहाँ पे, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड आपको पता है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, ऐसा बोला जाता है डायमंड को। क्यों होता है हार्डेस्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में डिटेल में, क्यों, कैसा स्ट्रक्चर है उसका जो उसको इतना हार्ड बनाता है,
ठीक है, पर जनरली हम बात करें तो आर जनरली सॉफ्ट। एक्सेप्शन यहाँ पे याद रखना है, डायमंड है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजिली ब्रोकन। ये तो समझने वाली बात है। मेटल बोलती है आपके दिमाग में रफ एंड टफ एंड हार्डनेस आती है, तो नॉन मेटल उसका ऑपोजिट है कि नॉन मेटल कोई चीज़ है, जैसे सल्फर का पाउडर आपको मिलेगा, ठीक है, कार्बन है, ग्रेफाइट है, पेंसिल की निब तोड़ सकते हो आराम से। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे मेटल के दिमाग में आयरन आता है टिपिकली कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसमें, तो नॉन मेटल में ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स में हमने जनरली क्या पढ़ा था कि आर सॉलिड। यहाँ पे नॉन मेटल्स जो है वो वर्सेटाइल है अपने फिजिकल स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर नॉन मेटल्स हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट डायमंड। दोबारा यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सेप्ट डायमंड। तो डायमंड हार्डेस्ट है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की हार्डनेस की तरफ जाएगी। मतलब हार्ड वाले चीज़ का क्या होगा, अगर खुद लॉजिक लगाओ तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, उसको ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी बॉयल और मेल्ट करने के लिए। तो नॉन मेटल्स वैसे हम उसको सॉफ्ट मान के चल रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, पर डायमंड क्योंकि एक्सेप्शन था हार्डनेस की वजह से, तो उसका हाई हो जाएगा। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, ठीक है, दैट इज नॉन मेटल्स आर लाइट। लो डेंसिटी होता है मेटल का उल्टा, आप यहाँ पे समझ सकते हो बिल्कुल। मेटल अगर हाई डेंसिटी का है तो नॉन मेटल लो डेंसिटी का है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दैट इज दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। नॉन मेटल है, रखा हुआ है कुछ, अगर आप उसको हिट करोगे तो वैसा रेजोनेंस वाला साउंड नहीं बनाएगा, सोनोरस नहीं होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स के बहुत सारे कलर होते हैं, वहाँ पे लिखा था कि मेटल्स के जनरली ग्रे और ब्लैक और वाइट इस टाइप का कलर होता है, पर नॉन मेटल के बहुत कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, जैसे सल्फर येलो का होता है, फॉस्फोरस रेड, वाइट, ग्रेफाइट ब्लैक, ऐसे कर करके आपको कलर के ऊपर टेस्ट भी आएगा, आगे चल के आपको पता चलेगा। तो कलर का भी इंपॉर्टेंस है काफ़ी जगह केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अब एक्सेप्शंस यहाँ पे एक जगह दिया हुआ ही है, तो एक्सेप्शंस के गो थ्रू कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस आपको पता होना चाहिए। तो एक्सेप्शंस क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको बोला कि कार्बन का ग्रेफाइट जो होता है वो एक्सेप्शन है। नॉन मेटल कंडक्ट नहीं कराता है, पर ग्रेफाइट कंडक्ट कराता है। ठीक है, ग्रेफाइट कंडक्ट कराता है। लस्ट्रस में आयोडीन, हमने एक्सेप्शन वहाँ पे पढ़ लिया था, आयोडीन लस्ट्रस होता है। हार्डनेस और सॉफ्टनेस में हमने पढ़ा था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होगा, बाकी मेटल्स हार्ड होंगे। ठीक है, कार्बन नॉन मेटल है तो वो सॉफ्ट होना चाहिए था, कार्बन नॉन मेटल है ना, तो वो सॉफ्ट होना चाहिए था। पर डायमंड यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, कैसा होगा, वो नॉन मेटल है जो कि एक्सट्रीमली हार्ड है। ठीक है, फिजिकल स्टेट में हमने मर्क्यूरी के बारे में पढ़ा, मेटल सॉलिड होने चाहिए थे, पर मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो कि है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में अगेन सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट है, ठीक है, तो उनका लो हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड हार्ड है, नॉन मेटल है, तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन हमने वहीं पे पढ़ लिए हैं, बस मैं रिकैप कराने के लिए बता रहा हूँ आपको। डेंसिटी में आपको याद रखना है कि सोडियम पोटेशियम की डेंसिटी बहुत कम होती है, ये एक्सेप्शन है। अगर हम उसको पानी में और उसमें डिप करते हैं तो सरफेस पे आ जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न होना स्टार्ट कर जाता है, तो इसलिए उसको हम एक्सेप्शन में डालते हैं कि लो डेंसिटी है, जबकि वो मेटल है, और मेटल का हमने जनरल कैरेक्टर क्या पढ़ा है कि हाई डेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। फ्रॉम द अबव डिस्कशन कैन नॉट क्लासिफाई एलिमेंट्स। हाँ, तो इसको हम ऐसा फिक्स नहीं कर सकते कि ये वो है, ये इसको हम इसमें डालेंगे, क्योंकि एक्सेप्शंस हमेशा आएंगे केमिस्ट्री में। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको ये बनाना है जो कि आपका होमवर्क है। मेटल्स एक जगह आप लिखोगे, लाइन खींचोगे, नॉन मेटल्स लिखोगे दूसरे जगह, और जितने आपने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसको आप एक एक करके लिखना स्टार्ट करोगे कंपैरिजन फॉर्म में। ठीक है, और दूसरी चीज़, आपको ये एक्सेप्शंस वाली टेबल बनानी है। प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी का नाम आप लिखोगे, और उसके बाद आप लिखोगे क्या एक्सेप्शन था उस प्रॉपर्टी में, मेटल में था या नॉन मेटल में था, और क्या एक्सेप्शन था उस प्रॉपर्टी में। तो इस तरीके से आपका ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का पूरा कंटेंट अच्छे से कवर हो जाएगा। और यहाँ से मैं अगेन बताता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है ऑलमोस्ट। और ये बहुत ईजी भी है क्योंकि अगर जैसे मैंने बोला 8 से 10 पॉइंट है, तो उसमें से कम 5-6 पॉइंट तो ऐसे है जो जनरल आपको पता है रियल लाइफ में कि मेटल है, हार्ड होता है, तो उसमें कुछ नई बात है नहीं। 2-4 पॉइंट है जो आपके लिए न्यू होगा, तो आपको उन पॉइंट पे फोकस करना है, और बाकी आप कर लोगे अच्छे से। ठीक है, तो अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, देखते हैं कितना हम केमिकल प्रॉपर्टीज कर सकते हैं अभी, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे।
तो एक एक करके अब हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले मेटल का मैंने आपको क्या बताया था, पहले भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि मेटल के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं या बेसिक नेचर में। मैंने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में बताया था मेटल के कंपाउंड होंगे बेसिक नेचर के, बेसिक नेचर के। पर यहाँ पे अगेन एक्सेप्शन है, यहाँ पे अगेन एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है? एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक जो सब्सटेंस होंगे, एम्फोटेरिक मेटल, वो होते हैं जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं। एसिडिक और बेसिक दोनों शो कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं ऐसे एम्फोटेरिक? जैसे कि एल्यूमिनियम होता है, जैसे कि जिंक होता है। ठीक है, तो ये ऐसे मेटल्स हैं जिन पे आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते कि ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये दोनों तरह के शो करते हैं प्रॉपर्टी, तो इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। पर एक जनरल अगर आइडिया हम बना के चले तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल जो है बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, मेटल के कंपाउंड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन। मेटल है, ऑक्सीजन एयर से आएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, सिंपल सी बात है। मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल जो है वो पॉजिटिव आयन बनाता है, ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव आयन बनाएगा, तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम देखें, अगर सोडियम मेटल और ऑक्सीजन का दिया हुआ है रिएक्शन, सोडियम मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिंपल है, सोडियम के नीचे हम लिखेंगे +1, ऑक्सीजन है वहाँ पे हम लिखेंगे -2। जब क्रिस क्रॉस हम करेंगे तो क्या बनेगा? Na2O। और ये 2 कहाँ से आया? ये आपको बैलेंस की वजह से पता होना चाहिए, बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन को, उस पर हमने डिटेल में बात की थी। तो इस तरीके से वो नॉर्मली मेटल जो है वो ऑक्साइड बना देगा। और प्रॉपर्टी कैसी होगी ये आपके लिए ज़रूरी है कि बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक जनरल पॉइंट बताया कि बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम के है। अब देखो ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, पोटेशियम मेटल एंड सोडियम मेटल आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर। ठीक है, तो जो पोटेशियम है और जो सोडियम है वो ऑक्सीजन से, कौन कौन से? पोटेशियम और सोडियम ऑक्सीजन से इतना ज़्यादा रिएक्ट करता है, रिएक्ट विग्रसली, ठीक है, कि उनको हमें प्रिजर्व करके रखना होता है। अगर हम डायरेक्ट उसको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रख दे तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करता है। तो इसलिए उसको सेव करके रखना होता है, प्रिजर्व करके रखना होता है। इसके कांटेक्ट में आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्यों? ये बैरियर एक बना रहा है, बैरियर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से जो हमारा ये है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, जो मेटल्स अपने सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ा है, तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो जो मेटल ऑक्साइड हमारे पास बने हैं, जो मेटल ऑक्साइड हमारे पास बने हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। बट कुछ जो मेटल ऑक्साइड है वो वाटर में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, कैसे? अब हम देखते हैं एग्जांपल। जो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बना था, सबसे पहले जो हमने यहाँ पे देखा था ये सोडियम ऑक्साइड, इसको उठा के अगर हम वाटर में डिसॉल्व करना चाहे तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। और ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक था ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड था। तो यहाँ पे भी जो बनेगा हमारे पास एल्कली बनेगा। एल्कली मतलब कि उसके भी बेसिक प्रॉपर्टी होगी। तो ये ऐसे स्टेप प्रोग्रेस करता है। मेटल था, मेटल था और उसमें आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया +O2, तो आपको देगा क्या? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड पे, मेटल ऑक्साइड में आप ऐड कर दो वाटर तो आपको मिल जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड।
मेटल हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से प्रोग्रेस करता है ये रिएक्शन। तो ये एक्चुअली मेटल हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, ये थर्ड स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप था और ये फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोग्रेस करता है। यहाँ पे ऐसे एग्जांपल दिए हुए हैं हाइड्रोक्साइड बनाने के। पहले हमारे पास आ गया था मेटल ऑक्साइड और उसको हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो वो हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, जो इंटरेस्टिंग केस है जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में मैंने आपको क्या बताया कि ये है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक का मतलब क्या था कि ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा ना बेसिक, वो दोनों तरीके की प्रॉपर्टी शो कर सकता है, वो ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया। ठीक है, जब इस तरीके के मेटल का रिएक्शन होगा तो मेटल है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, मेटल ऑक्साइड तो अपना नॉर्मली बन गया, क्या बना है Al2, ऑक्सीजन की तरफ से 2 आया होगा Al2O3। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड तो बन गया। अब हम क्या करेंगे इसको अगेन, अब हम Al2O3 को क्या करेंगे, Al2O3 अब हमारे पास बन गया। Al2O3 को अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्ट करना चाह रहे हैं इसको कि ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है या एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो अब हम टेस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले अगर हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर ये रिएक्शन दे रहा है, अगर कोई चीज़ है आपको टेस्ट करने की एसिडिक है या बेसिक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओ। अगर एसिड के साथ वो रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब्सटेंस है वो बेसिक रहा होगा, तभी तो एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो रहा है। और अगर दूसरा टेस्ट में हम उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाए और तब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे, तो इसका मतलब क्या था कि वो एसिडिक रहा होगा, तभी वो न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो देखते हैं, हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया था ऊपर वाले रिएक्शन में, अब हम उसको HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, और मिल रहा है वाटर। तो जनरल रिएक्शन क्या था, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब टाइप ऑफ रिएक्शन से याद करो, फर्स्ट चैप्टर से क्या होता था, बेस में अगर हम एसिड ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेस में अगर एसिड ऐड करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट और प्लस हमें मिलता है वाटर। तो यहाँ पे HCl तो आपका एसिड था, ये बात तो पक्की है क्या, कि HCl आपका एसिड था। तो यहाँ पे बेस कौन सा रहा होगा, यहाँ पे जो अपना Al2O3 है वही तो बेस रहा होगा, तभी तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। Al2O3 बेस रहा होगा, तो यहाँ पे Al2O3 बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। और अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन में देखें तो नेक्स्ट रिएक्शन में Al2O3 को हम NOH से रिएक्ट करवा रहे हैं जो कि एक बेस होता है। ठीक है, और तब भी ये सॉल्ट और वाटर दे रहा है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसने एसिड की तरह काम किया होगा। तो एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड है उसका मतलब यही होता है कि वो एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तब तो बेस की तरह काम करेगा, और अगर बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो एसिड की तरह काम करेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही आपका जिंक का एग्जांपल दिया, मैंने आपको बोला था जिंक भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और वो जो रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, जनरल रिएक्शन क्या होगी न्यूट्रलाइजेशन की, क्या होती थी जनरल रिएक्शन, एसिड प्लस बेस या बेस प्लस एसिड आपको सॉल्ट और वाटर देता है। तो जनरल रिएक्शन वही है, बस आपको पर्टिकुलरली जब इसका केस ले दिया था आपको पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक है, तो उसके अकॉर्डिंग एसिड की तरह और बेस की तरह दोनों तरीके से वो रिएक्शन दिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिंक का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। और यहाँ पे आयरन और कॉपर की बात की है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन और कॉपर ऐसे दो है, आयरन जो है वो +3 स्टेट दिखा सकता है और +2 स्टेट दिखा सकता है। कॉपर जो है वो +2 स्टेट दिखा सकता है और +1 स्टेट दिखा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग उनके जो ऑक्साइड वो अलग हो जाएंगे। जैसे अगर +3 दिखाएगा तो क्या होगा, Fe2O3, +2 दिखाएगा तो FeO। कॉपर अगर +2 दिखाएगा तो क्या होगा, CuO, +1 दिखाएगा तो क्या होगा, Cu2O। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ऑक्साइड्स है वो वेरी कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्साइड बना रहा है। तो इसलिए आयरन और कॉपर और इस तरह के जो वेरिएबल जिनके पास चार्ज जा सकता है, वेरिएबल है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वेरिएबल चार्ज के लिए। अब जो नेक्स्ट यहाँ से है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसके आगे की हम क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे हम डिस्कशन कर रहे होंगे
और आप अपने डाउट्स डायरेक्टली पूछ सकते हो, जो हम अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जल्द से जल्द हम आंसर करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा।